नमस्कार, डिजाइन विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में जिन युवा और संभावनाशील पुलिस अधिकारियों की चर्चा होती है, उनमें इंदौर पूर्व के एसपी आशुतोष बागरी का भी नाम शामिल है। आशुतोष जी 2015 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। सतना जिले के एक छोटे से गांव से आते हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं, लेकिन अपनी तेज तर्रार शैली के कारण उन्हें बेहद संभावनाशील अधिकारी माना जाता है। बेहद आक्रामक रूप से वो काम करते हैं अपराध के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ, और लगातार नवाचार करते हुए वो अपराध की तह तक जाने में विश्वास रखते हैं। मुरैना और भोपाल में एडिशनल एसपी रहे हैं, जावरा में एसडीओपी रहे हैं, कमांडेंट रहे हैं जावरा में ही, और निष्पक्ष और ईमानदार छवि के साथ साथ उनकी कोशिश ये रहती है कि पुलिस का चेहरा मित्रवत बने, पुलिस का चेहरा मानवीय बने, लोग बेहिचक अपनी समस्याएं, अपनी तकलीफ उन तक पहुंचा सकें, बात कर सकें, और समय अवधि में तत्काल उनकी समस्याओं का निराकरण हो, सुनवाई हो। यही उनकी सर्विस का, उनकी जीवन का मकसद कहा जा सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और जानना चाहेंगे उनके करियर के बारे में और वो जो गतिविधियां उन्होंने इंदौर ईस्ट के एसपी रहते हुए चलाई हैं, चाहे ड्रग्स के खिलाफ अभियान हो, चाहे ह्यूमन ट्रैकिंग के खिलाफ अभियान हो, चाहे सेक्स रैकेट के खिलाफ अभियान हो, भूमाफिया के खिलाफ अभियान हो, एडवाइजरी कंपनियों के खिलाफ अभियान हो, या रेमडेसिविर जैसे जीवन रक्षक इंजेक्शन को नकली बनाकर जो लोग चला रहे थे, जो मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करने का मामला हो, उस सब में आशुतोष बागरी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपका स्वागत है। थैंक यू। आशुतोष जी, एक बहुत छोटे से गांव से आप निकल के आए, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आप निकल कर आए, और एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिली है। और चूंकि पुलिस का वास्ता आम आदमी से, गरीब आदमी से, मजबूर और मजलूम आदमी से ज़्यादा पड़ता है, तो कभी हमेशा से क्या आपको ये लगता है कि जो जीवन आपने बचपन में देखा है, ग्रामीण इलाकों में जो लोगों की तकलीफ़ें देखी हैं, और पुलिस का उनके प्रति व्यवहार और रवैया देखा है, कभी आपको लगता है कि अब सिस्टम, चूंकि आप सिस्टम में आ गए हैं, तो शायद सिस्टम कुछ बदल पाएंगे? देखिए, हमेशा जो है एक जब आप पुलिस के रूप में हैं और जब पुलिस से बाहर थे, तो आपका देखने का जो नज़रिया है वो एक डिफरेंट रहता है। जब आप सिस्टम में हैं तो आपको पता चलता है कि जो पुलिस है वो भी अपना किस तरीके से काम करती है, हर मामले में उसका एक डेडिकेशन देखा जाए तो वो किस तरीके का होता है, और कुछ उसकी जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो जनता की एक्सपेक्टेशन होती हैं पुलिस के साथ में, वो किस तरह की होती है। तो ये आपको एज अ पुलिस अधिकारी रहते हुए पता चलता है। और जब आप जनता की तरफ होते हैं तो उसके लिए ये लगता है कि पुलिस जो है एक इमेज उसकी जो एक ट्रैफिक हवलदार से उसकी इमेज होती है, या कि वो थाने में जाता है तो थाने में उसका जो ट्रैफिक ये जो कर्मचारी हैं, सिपाहियों से उसके साथ जैसा व्यवहार करता है, उससे उनका संपर्क होता है। तो वही इमेज जो है उसके सामने पुलिस की एक होल इमेज बन के रह जाती है। तो निश्चित तौर पर यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो एक चीज़ है जो मैं पाता हूँ कि असल में जो है जनता है तो पुलिस है, और जो हमारी काम की जो उपादेयता है, जो सार्थकता है, वो इसी बात में है कि हमारे काम से जो पीड़ित लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनकी मदद हो पाए। ये एक मूल मंत्र है, और इसके बाद फिर आप जितनी चीज़ें देखिए सब इसके इर्द गिर्द ही घूमती हैं। तो चाहे आप वो क्राइम का डिटेक्शन हो, चाहे वो क्राइम का प्रिवेंशन हो, चाहे और भी जो भी चीज़ें हों, लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, सबके जो सेंटर में है वो जनता का हित ही जो है सर्वोपरि होता है। आप बहुत यंग ऑफिसर हैं और एक लंबा करियर आपके सामने। अक्सर पुलिस को लेकर जो एक परसेप्शन है जनता में, वो ये है कि साहब थाने में रिपोर्ट लिखाना बहुत कठिन है। आप जाएंगे तो आपकी सुनवाई नहीं होगी, कहा जाएगा सुबह आओ, शाम को आओ, टीआई साहब नहीं है, मुहर्रिर साहब नहीं है, लिखने वाले नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कागज़ लाना पड़ेंगे। कुल मिलाकर उसको हतोत्साहित किया जाएगा कि वो रिपोर्ट ना लिखाए, और फिर जैसे जैसे अगर वो लिखाएगा तो कहा जाएगा आवेदन देकर चले जाओ, अभी हम जांच करेंगे फिर रिपोर्ट लिख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि रिपोर्ट तुरंत लिखी जानी चाहिए, अगर उसने गलत रिपोर्ट लिखाई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या आप अब
ऐसी कोई व्यवस्था आप जब एसपी हैं इंदौर में, आपने ऐसी जमाई है कि कोई सामान्य आदमी, कोई बहुत ही मजबूर और छोटा आदमी आपके थाने में जाए, उसकी सुनवाई हो, उसको सम्मान मिले और उसकी रिपोर्ट लिख ली जाए? देखिए, ये यदि आप मध्य प्रदेश की पुलिस की बात करें और दूसरे राज्यों के से यदि आप जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से यदि अपन कंपेयर करें, तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में रिपोर्ट दर्ज कराना जितना आसान और सहज है, उतना शायद आपको और कहीं नहीं समझ में आएगा। चाहे महिला संबंधी मुद्दे हों, कोई भी महिला यदि जाती है, आप देख लीजिए, महिला जाती है उसकी, तो उसकी जो है रिपोर्ट लिखी जाएगी, उसकी प्रॉपर तरीके से सुनवाई होगी। भले वो यदि गलत रिपोर्ट करा रही है तो विवेचना में आएगा, साक्ष्यों के खिलाफ जाएंगे तो उसमें खारिजी कट जाएगी या खात्मा कट जाएगा, जो भी होगा। पर ये बहुत रेयर ही होगा कि यदि कोई महिला जाए तो उसकी रिपोर्ट ना लिखी जाए। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल आप मान लें। दूसरा, जैसे कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो कि पुलिस के हस्तक्षेप से बाहर की होती हैं, लेकिन क्या होता है कि जनता के सामने एक पुलिस ही जो है एक फेस होता है जनता का, मतलब उसके प्रशासन का, तो वो जो है हर तरह की एक्सपेक्टेशन वो पुलिस से ही करती है। पर कायदे से देखा जाए तो वो कई बार संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं होता है, जिसमें पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर पाती है। हाँ, लेकिन ये है कि यदि पुलिस के हस्तक्षेप योग्य नहीं है मामला, फिर भी एक आप उसको सही तरीके से गाइड करते हैं और उसको जो एक सही रास्ता है वो रास्ता आप बताते हैं, थोड़ा सा आप एक ह्यूमैनिटेरियन टच रखते हुए आप उसकी मदद करते हैं, तो वो एक निश्चित तौर पे एक पुलिस की छवि को बढ़ाने वाला काम होता है। और ये हम लोगों ने किया भी है डिफरेंट उसमें। एक जैसे जो डे ऑफिसर होता था थानों में, तो उस पर किसी को भी बैठा देते थे। तो हम लोगों ने जब मैंने ज्वाइन किया तो ये कोशिश करी कि जो सबसे समझदार और होशियार हेड कांस्टेबल या जो भी उसमें कर्मचारी अधिकारी है, उसको ही डे ऑफिसर के तौर पे बैठाया जाए। तो ये एक थोड़ा सा चेंजेस हुआ और इसका एक देखिए स्पष्ट तौर पे असर भी देखने को मिलता है, क्योंकि आपकी जो चीज़ें जो काम कर रहे होते हैं उसका कहीं ना कहीं पैमाना या कि उसका मापने का एक तरीका ये आप मान सकते हैं सीएम हेल्पलाइन की कंप्लेंट्स, कि यदि आप थाने स्तर पे सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो वो कंप्लेंट्स जो है सीएम हेल्पलाइन में जाती हैं। तो यदि सीएम हेल्पलाइन थाने में सुनवाई हो जाएगी तो सीएम हेल्पलाइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उधर जाने की। तो ये हमने देखा कि कुछ जो है जो पहले का दायरा था वो कंप्लेन की जो संख्या है वो कम हुई है, जो लोगों को शिकायतों के जो बंद होने का जो संतुष्टि पूर्वक बंद होने का स्तर है वो भी बढ़ा है, और इसी कारण जो है इंदौर की रैंकिंग भी सीएम हेल्पलाइन में सुधरी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि यदि आप ठीक है, हो सकता है कि कानून के उसमें आपको हस्तक्षेप का मामला नहीं है, पुलिस उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन यदि आप उसकी बात सुन लेते हैं तो भी उसका आधा जो एंगर है, आधा जो गुस्सा है वो दूर हो जाता है, उसका दर्द हल्का हो जाता है। और फिर आप उसको सही चीज गाइड कर देते हैं कि आपकी यहाँ पे मदद कर। जैसे हमारे पास कई चीज रहती हैं जो हमारे बस की नहीं रहती हैं, या कि पुलिस के हस्तक्षेप की नहीं रहती हैं, तो जहाँ की रहती है वहाँ के संबंधित को हम फोन लगा देंगे कि आए हुए हैं हमारे पास में, आपके पास भेज रहे हैं, जो भी संभव मदद हो आप कर दीजिएगा। तो ये भी चीज है कि उसको इतने में भी मदद हो जाती है। क्योंकि आप पूर्व के एसपी हैं इंदौर पूर्व के, और ये जो आपका इलाका है ये बहुत ही धन धान्य संपन्नता से परिपूर्ण इलाका है। अगर आम जनता की भाषा में कहूँ तो बहुत सारे मलाईदार थाने यहाँ पर हैं और बहुत जोड़ तोड़ करके वहाँ अधिकारी आ जाते हैं, भोपाल से डायरेक्ट पोस्टिंग आ जाती है। उन सब चीज़ों को हैंडल करना और उन अधिकारियों को सही दिशा में काम पे लगाना, इसको कैसे संभव हो पाता? देखिए, एक ये है कि कौन व्यक्ति कैसे आया ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं यहाँ पे एसपी हूँ और जो थाना प्रभारी हैं, जो उनका एक रूटीन का काम है, जो उनकी ड्यूटी है वो उनको करनी ही है। अदरवाइज कानून में हर चीज़ के लिए व्यवस्था है, लेकिन एक चीज़ रहती है कि यदि आप दंड तो एक बहुत बाद की बात आती है, लेकिन यदि आप उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं, आप खुद भी लगे हुए हैं उस काम में, तो जिस काम में आप खुद लग जाएंगे तो आप मान के चलिए कि वो फिर पूरा अमला जो है आपके साथ में हो जाएगा। तो हमारी कोशिश रहती है कि इसलिए जितने भी गंभीर अपराध हुए, जितनी भी चीज़ें हुई, तो वहाँ पे हम खुद जो है पर्सनल तौर पे पहुँचें और उसको पर्सनली तौर पे सुपरवाइज करें। तो इसके बाद फिर जो है जो थाना प्रभारी है, नीचे का जो स्टाफ है, वो भी उसमें एक उत्साह के साथ लग जाता है कि नहीं, ये हम सबका काम है। एडवाइजरी कंपनियां हैं वो लोगों को बहुत ठगती हैं। अभी आपने एक आरोपी पकड़ा है जो उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, 6-7 करोड़ का उसने घोटाला किया है, लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी को डबल करने के नाम पर, ट्रिपल करने के नाम पर लोगों को ठग लेते हैं। और ये एडवाइजरी कंपनियां जो होती हैं, जब पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करती है बड़ा शोर मचता है, लेकिन बाद में होता जाता कुछ नहीं, क्योंकि ये एडवाइजरी कंपनियों के संचालक करता धरता कहीं ना कहीं पुलिस को मैनेज कर लेते हैं। सुनने में आया था कि आपको एक बहुत ही ऐसे अधिकारी की जरूरत है जो इन एडवाइजरी कंपनियों के किसी भी किस्म के दबाव में ना आकर उस पर सख्त कार्रवाई करे। आप किस तरह से उसमें काम कर रहे हैं? देखिए,
इसमें जहाँ तक देखा जाए तो पहले एक चिटफंड कंपनी हुआ करती थी जो लोगों का पैसा ठगती थी और लेकर के फरार हो जाती थी। पश्चिम बंगाल में बहुत सारी चीजें होती थी, वो उसी का एक जो आप इम्प्रोवाइज्ड वर्जन आप कह लें कि वो इंदौर और आसपास में एडवाइजरी के रूप में देखने को मिलता है। एक जैसे सेबी के अधिकारी हैं, उनसे हमारी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जो एडवाइजरी से रिलेटेड फ्रॉड है वो सबसे ज़्यादा इंदौर में। तो ये एक रहता है मुद्दा। तो हम लोगों ने ये किया कि चूँकि जब भी किसी के साथ धोखाधड़ी होती है तो वो थाने में कंप्लेन तो आती ही आती है, लेकिन जो थाना स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो कई बार इसमें प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होते हैं कि इसको टैकल किस तरीके से करना है। तो हम लोगों ने उसमें एक टीम तैयार करी, उसको प्रॉपर तरीके से सेबी से उसकी ट्रेनिंग कराई, जो सीए होते हैं उसमें किस तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन करना है उसकी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग कराई। और जो कंप्लेन बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी, जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, वो कंप्लेन्स हम लोगों ने इकट्ठा करके बुलवा लिया और उनको कैटेगराइज करा लिया। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी धोखाधड़ी कर रही है तो उससे रिलेटेड करीब मान के चलें कि 10 से 20 कंप्लेन आपके पास में पड़ी होंगी। तो उस तरीके से हमने कंपनी वार उसको कैटेगराइज करा लिया कि यदि हम इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो इतनी कंप्लेंट्स का डिस्पोजल हो जाएगा, इतने लोगों को फायदा, इतने लोगों को न्याय उसमें मिल जाएगा। और इसी तरीके से एक हम लोगों ने अभी एडवाइजरी कंपनी पे कार्रवाई करी जिसमें लक्षनदानी उसमें लक्षनदानी उसमें वो चला रहे थे उसको। इसके बाद अभी तक ये होता था कि कोई गुर्गा उसमें पकड़ में आता था, वो जो मेन आदमी पकड़ में नहीं आता था। इसमें अब हम लोग छोटे कर्मचारी पकड़ में आते थे। हम लोगों ने टारगेट ही बड़े को किया, छोटे का फिर बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो जो हेड है, तो ये बीच की जोड़ तोड़ की गुंजाइश ही खत्म हो गई कि अब किसको आप गुंजाइश करने के उसमें, क्योंकि जब आपने हेड को ही पकड़ लिया तो फिर अब कुछ बचा नहीं। तो इस तरीके से तो ये जो हमने इसको पकड़ा ये भी इसका हेड था। और इसके बाद जितने लोगों से इसने पैसा लिया था पूरा उसका एक एक करके मनी ट्रेल के माध्यम से और वो हम लोग निकलवाया, तो बाकी लोगों को उसका बेनिफिट मिला। और इसका एक सीधा सा असर देखने को मिलता है कि जब लोग आते हैं आपके पास में और आपको एक दुआ दे करके जाते हैं कि बेटा इतने दिनों से हमारा जो है पैसा फंसा हुआ, तो अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी हमने लगा दी थी और वो ख़त्म हो गई और आपने जो है इस पर कार्रवाई करी तो हमें जो है आशा जगी पैसा हमारा मिल पाने की। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब जो नया आदेश आया है PSU से कि 2 लाख से तक के जो भी साइबर क्राइम है उनकी जांच पड़ताल थाना स्तर पर थाना प्रभारी करेंगे, लेकिन थाना प्रभारी उतने साइबर क्राइम को लेकर ट्रेंड नहीं है, उनकी कंप्यूटर पर इतनी दक्षता नहीं है, विशेषज्ञता नहीं है। अभी तक ये काम साइबर क्राइम पुलिस देखती थी, जो एक्सपर्ट्स लोग होते थे वो सब देखते थे। अब ये पुलिस को थाना स्तर पर काम निपटाना पड़ेंगे, तो क्या थाना प्रभारी और स्टाफ इसके लिए तैयार है? नहीं, बिल्कुल। देखिए कोई भी नई चीज़ होती है और हालांकि साइबर क्राइम कोई नया नहीं है कि आज से शुरू हो गया है। ये अभी पिछले आप 8-10 साल से देखें, 15 साल से ये जो है लगातार ट्रेंड में है। तो कहीं ना कहीं उससे जो फेमिलराइजेशन तो है पूरे स्टाफ का, लेकिन हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि इसके लिए एक विशेष तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो हम लोग भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और साइबर एक्सपर्ट को बुला करके और अपना जो स्टाफ है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाएंगे और उनको इक्विप करेंगे कि वो इस तरह के मामलों को प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर सकें। क्योंकि कोरोना था और कोरोना में ये माना गया उस समय, एक तरह का परसेप्शन बन गया, धारणा बन गई कि भाई रेमडेसिविर लगाए बिना आप बच नहीं पाएंगे। हर आदमी को रेमडेसिविर चाहिए था जो कोरोना से पीड़ित था, परिवार वालों को रेमडेसिविर चाहिए था जो कोरोना से पीड़ित था, और लोग रेमडेसिविर के लिए हाहाकार मचा हुआ था। लाइनें लगी हुई थी किलोमीटर लंबी, दवा बाजार पे यहाँ वहाँ लोग भटक रहे थे, इस नेता घर जा रहे थे, उस अधिकारी घर जा रहे थे, लेकिन रेमडेसिविर नहीं मिल पा रहा था, कुछ लोगों की जान भी गई। ऐसे में लोगों ने जो नकली रेमडेसिविर बना लिया और बहुत बड़ा रैकेट जो वो इंदौर में पकड़ा आपकी टीम ने और आपने, उसकी वजह से पूरे देश में इसका जो बड़ा भारी व्यापार हुआ, गुजरात तक उसके लिंक थी। ये सब कैसे संभव हो पाया? कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि नकली बन रहा है? देखिए एक चीज़ है कि एक आपका मतलब ओरिएंटेशन होता है सोचने का, काम करने का। जैसे हम लोगों का एक रहा है कि कभी भी अपन को वहाँ तक जो घटना हुई वहाँ तक नहीं रोकना है, बल्कि उसके रूट कॉज तक जाना है और उसकी हायर लिंक तक स्टेब्लिश करना है। आप देख लें ये एक हर जगह आपको देखने को मिल रहा होगा, चाहे एडवाइजरी कंपनी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं या कि दूसरे जहाँ भी जिस मैटर में हमने कार्रवाई की, तो सेम यही हुआ था कि हमारे पकड़ में 2 लड़के आए थे। पुलिस के पास सूचना आई थी कि ये जो है मेघदूत गार्डन के पास में आने वाले हैं, इनको आप मतलब इनके पास में नकली नहीं था, उसमें था कि इंजेक्शन ये ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं इसकी। उस समय पहले सूचना ये थी कि नकली का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, नकली की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी शुरुआत में तो हम उसको सिर्फ एक ब्लैक मार्केटिंग का मामला मान के चल रहे थे। तो उनको पकड़ा और उसके बाद उसकी लिंक एस्टेब्लिश की कि भाई तुम कहाँ से लेकर के आए, तो फिर 2 लड़के और पकड़ में आए।
जब उन चारों से मिलकर के पूछताछ करी हम लोगों ने, उनके सीडीआर खंगाली और वो देखी, तो उसमें एक लड़का पकड़ में आया था, उसमें समझ में आया सुनील मिश्रा, वो इन सबको गुजरात से ला करके देता था। क्योंकि उस समय जो कोविड का जो टाइम था, वो समय इतना मतलब बुरी स्थिति हो रही थी इंदौर की कि आपने देखा होगा हाहाकार मचा हुआ था हर तरफ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इस बात पे डर लग रहा था कि बाहर यदि टीम भेजते हैं तो कहीं ऐसा नहीं कि ये इन्फेक्टेड हो जाए, क्योंकि बाद में फिर धीरे धीरे वैक्सीन की जो प्रभाविकता है वो समझ में आई, लेकिन कई लोग ऐसे भी हुए जिन पे मतलब दिक्कत हुई। तो एक कॉशन रखते हुए हम लोगों ने जो गुजरात पुलिस है उसको सूचित कर दिया कि आपके यहाँ पे ये आदमी है सुनील मिश्रा, इसकी लोकेशन आ रही है और यहाँ से ये इस तरह की चीज़ें करता है, तो हो सकता है आपके यहाँ भी कर रहा हो, आप इसको देखिए। उस पर गुजरात पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और उस पर पूरा ट्रैक आउट किया उन लोगों ने, क्योंकि उनके यहाँ भी इस तरह की चीज़ें हो रही थी ब्लैक मार्केटिंग की। तो उनको ये लिंक मिली, तो इसके बाद पूरा जब उन्होंने डेवलप किया तो वो पूरा कौशल बोरा और पुनीत शाह का फार्म हाउस उसमें पकड़ाया, जहाँ पे कि नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन बन रहे थे। और तब उन लोगों ने हम लोगों को सूचित किया कि किस तरीके से यहाँ पे ये सुनील मिश्रा है इसने किया। तो लिटरली कहें कि हम लोगों में एक कहिए कि थोड़ा सा मतलब एक माथे पे बल पड़ने वाली बात हो गई कि इतने न जाने कितने इंजेक्शन उसने यहाँ खपाए होंगे और जिनको जिनको लगे होंगे उनकी क्या स्थिति। 50,000 से ज्यादा इंजेक्शन खपाए उन्होंने। उसने यहाँ पे करीब जो है 1200 इंजेक्शन यहाँ पे और जबलपुर में एक अस्पताल में, जबलपुर और यहाँ का मिला करके तो 500 के करीब उसने जबलपुर में किए थे, 700 यहाँ किए थे इंदौर में। तो ये भी कम बात नहीं है। यदि नकली इंजेक्शन आप लगा रहे हैं, नमक का घोल था, हाँ लगा रहे हैं, तो वो एक खतरा तो है ही। फिर हम लोगों का एक काम असली में शुरू हुआ। फिर इसके बाद एक आदमी को हम लोगों ने ट्रैक करना शुरू किया कि कौन किसको लगे, कहाँ गए, उसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। गुजरात पुलिस से हम लोगों ने तालमेल बैठाया, उनको प्रोटेक्शन वारंट पे लेकर के आए। फिर जो है ये पूरा मामला, तो ये मान सकते हैं कि ये एक इंदौर पुलिस की सक्रियता थी और गुजरात पुलिस की इसमें तत्परता थी कि यदि ये 1 लाख इंजेक्शन जो एक सीसी बन के यहाँ पे रखी हुई थी, यदि बन करके तैयार होती और देश के हिस्से में अपने नागरिकों को जो बीमार थे, कोरोना से पीड़ित थे, उनको लगती, तो हो सकता है कि इसमें जो मृत्यु की संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती। तो वो हम लोगों ने कहीं ना कहीं गुजरात पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस, इंदौर पुलिस की जो सक्रियता है उसको मतलब रोकने में कामयाब। आपने एक सेक्स रैकेट पकड़ा था और वो सेक्स रैकेट में बहुत सारी बांग्लादेश से आने वाली लड़कियां थी, महिलाएं थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको हम कहते हैं, कि एक तरह का वो बड़ा मामला हुआ और उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तार जुड़े। और जो बांग्लादेश से जो लोग आते हैं इंदौर में काफ़ी मात्रा में, वो बहुत सारी आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। वो सब किस तरह से और वहाँ उस मुकाम तक वो पहुँच पाया कि नहीं, कि जो वास्तव में इसके लोग थे, बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो गैंग चल रही थी उसके मुख्य संरचना तक पुलिस पहुँच पाई है नहीं। देखिए, इसमें एक चीज़ रहती है कि ये जो सेक्स रैकेट है, सेक्स रैकेट और साथ में जो है ड्रग, ये दोनों एक इंटरकनेक्टेड रूप में चलते हैं। तो जब हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया, उस समय हमसे पहले का मामला है ये, इसमें जब इंदौर पुलिस ने जो काम किया था, तो इंदौर पुलिस ने जो है ये सेक्स रैकेट में इसकी पूरी लिंक एस्टेब्लिश करते हुए जो बांग्लादेशी लड़कियां थी उनको राउंड अप किया। पर उसके साथ में जो है एक एमडी को लेकर के इंफॉर्मेशन मिली पुलिस को ड्रग तस्करी के बारे में, और उस पे जब जो काम किया तो आप लोगों ने देखा होगा कि महिला सामने जैन आंटी, हाँ जैन आंटी, तो वो उसको आपने जब इंदौर पुलिस ने उसको डेवलप किया तो फिर जो है पूरा एक बहुत बड़ा रैकेट इसमें पकड़ा गया। तो यही है कि आप, लेकिन वो जैन आंटी का लड़का अभी तक फरार है, उसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है? इसमें देखिए जो मामला इसमें कायम है, ऑलरेडी पुलिस जो है जितने भी आरोपी हैं उसमें लगी हुई है हर तरह से। और आप देखिए कि जितने भी आरोपी हैं अभी जितने तक फरार थे, एक पूरी मुहिम चलाई थी हम लोगों ने, और उसमें उस मुहिम के दौरान पे काफी लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसमें से एक आध हो सकता है कि पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई हो, तो उसमें अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या हत्या जो भी है, वो मामला बहुत गर्म है। उस समय तो बहुत ही गर्म था, अभी भी उछल रहा है। और ऐसे में ड्रग्स कनेक्शन जो मिला, और ये माना गया कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आम बात है ड्रग्स का कनेक्शन और ड्रग्स का नशा। क्या आपने जो लोग यहाँ पकड़े उनका कुछ फिल्मी कनेक्शन, बॉलीवुड कनेक्शन निकला? यहाँ पे जो हम लोगों ने पकड़ा था उसमें ये समझ में आया था कि जो लॉकडाउन का पीरियड था पिछले लॉकडाउन में, तो उस लॉकडाउन के दौरान पे कुछ लोग हैं जिन्होंने ये बना करके कि इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और उसको बना करके खपाया था। फिर वो एक पूरा रैकेट जो है पकड़ में आया था। मुंबई से हम लोगों ने उसको गिरफ्तार किया था, सम्राट को गिरफ्तार किया था। और बाद में एक देखा जाए तो वो तो एक मुद्दा है ही
ये चिंता का विषय है ही। उससे ज़्यादा चिंता का विषय इंदौर में है कि जो ये लड़के हैं वो एक ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, मतलब एक जो पाउडर जिसको आप स्मैक कहते हैं, वो छोटी छोटी टुकड़ियों में लेकर के, और वही फिर जो है दूसरे तरह का दी जाती है उसको, पुड़िया में दे करके, और फिर वो अपराध करते हैं तरह तरह का। तो हमारा जो फोकस है वो इस बात पे है कि उन लोगों तक हम लोग पहुँचे और उनको जो है कट डाउन करें जो यहाँ पे ला करके और इन बच्चों को इनको एडिक्ट बनाते हैं, क्योंकि यही बच्चे फिर आगे जाकर के चोरी, चेन स्नैचिंग और लूट, चाकूबाजी, इस तरह की घटनाओं पे मतलब इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। तो निश्चित तौर पे जो डीआईजी सर हैं और आईजी सर हैं, उनका स्पष्ट निर्देश है हमें कि आप जो है इस पे फोकस करें, और ये जितने भी अड्डे हैं इनके, जहाँ पे ये लोग मिलते हैं ये लोग, क्योंकि आप मान के चलें कि जो व्यक्ति स्मैक का नशा करता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अपराध से जुड़ा हुआ, वो मतलब 90% संभावना है कि किसी न किसी अपराध से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि ये इतना महंगा, एक उसकी टिकली 500 रुपए की आती है, एक टिकट, छोटी सी पुड़िया, और 2-3 पुड़िया का नशा करता है एक आदमी। 1500 रुपये रोज चाहिए उसको, तो मतलब 45,000 रुपये का महीना उसको चाहिए नशा करने के लिए। वो 45, जिसका कोई इनकम नहीं है, जिसका कोई जरिया नहीं है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा, तो वो अपराध करेगा ही करेगा। तो हम लोगों का ये है कि वो अड्डे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जहाँ से लोग खरीदते हैं, और इसके बाद उस पूरा, अभी हम लोगों ने कल ही एक जो है एक इन्फॉर्मेशन थी, तो हम लोगों ने काम किया उस पर, तो हालांकि उसमें सफलता नहीं मिल पाई। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना एक मुखबिर तंत्र इसमें मजबूत किया हुआ है, और जो पीने वाले पकड़ में आते हैं उनसे जरूर एक डिटेल इंट्रोगेशन होता है कि आप कहाँ से लेकर के आते हो, तो वो लिंक हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं। भूमाफिया को लेकर इंदौर बहुत बदनाम है। इंदौर की बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं जो देश भर में जानी जाती है। इंदौर अपनी सफाई के लिए पूरे देश में मशहूर है, अपने नमकीन, अपने खान पान, अपने व्यवहार के लिए इंदौर को पहचाने, लेकिन भूमाफियाओं को लेकर इंदौर खासा बदनाम है। बहुत ईमानदार कोशिश आपने की भूमाफियाओं के खिलाफ, उसके बावजूद भी कुछ भूमाफिया जमानत पाने से हाईकोर्ट में सफल रहे, और हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो ये है कि पुलिस ठीक से केस को प्रेजेंट नहीं कर पाई, पुलिस ठीक से अपना एक स्टोरी जो बनानी चाहिए थी, जो कहानी बनानी चाहिए थी, वो नहीं बना पाई, उसका लाभ उन लोगों को मिल गया। कहाँ चूक हुई? नहीं, इसमें जो है देखिए, ये थोड़ा सा इसमें मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा। कोर्ट ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि पुलिस की तरफ से कोई चूक हुई। पूरा जो है जजमेंट आप पढ़िएगा, कहीं भी पुलिस के ऊपर एक उंगली नहीं उठी कि पुलिस की तरफ से कहीं कोई 1% की भी कमी रह गई इसमें, इन वाले केस में जिसमें जमानत हुई है। जो बेस्ट हो सकता था, पुलिस ने जितनी मेहनत कर सकती थी, दिन रात जितना लग सकते थे उतना लगे हम लोग, जितना प्रोफेशनल नॉलेज, लीगल नॉलेज हम लोग कलेक्ट कर सकते थे, लीगल वे में जिसको इतना जस्टिफाई कर सकते थे चीजों को, जमानत हम लोगों ने किया। अब देखिए, इसमें जो कोर्ट, माननीय न्यायालय है, माननीय न्यायालय का अपना डिस्कशन होता है, वो केस टू केस देखती है उसमें कि आप केस में कंटेंट क्या है और वो किस तरीके का है। माननीय न्यायालय को उसमें लगा, माननीय न्यायालय का उसमें आउटलुक था कि इनको अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए, तो अग्रिम जमानत माननीय न्यायालय ने दी। लेकिन पुलिस के खिलाफ कहीं उसने टिप्पणी नहीं करी कि पुलिस ने कहीं भी उसमें कमी करी। ऑलरेडी उसमें 82 की कार्रवाई हो रखी थी, और उस पर जो है एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है जिसमें कि था। तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के उसमें जो हमने अपील सर्वोच्च न्यायालय में की है उसकी, और जो विवेचना का पहलू है, जो विवेचना के पहलू में जो चीज़ें होनी चाहिए उसको पूरी दमदारी के साथ में और पूरी जो है शिद्दत के साथ में पर्सनल कॉम्पिटेंसी और लीगल जो चीज़ें हो सकती हैं उसको हम लोगों ने तैयार किया है। तो जो पुलिस अपना बेस्ट कर सकती है, पुलिस अपना कर रही है। एक आपने जो कोशिश की जाती है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, और या आपकी एक छवि है कि आप चाहते हैं कि जो लोग आपके पास आए हैं, आम आदमी, उसकी सुनवाई हो, त्वरित निर्णय हो, और एक पुलिस की फ्रेंडली इमेज बने। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिकायतें आपके पास में आती हैं या कि लोग आपके पास समक्ष में उपस्थित होते हैं, तो उसका एक प्रॉपर तरीके से डेटा मेंटेन हो, उसका प्रॉपर तरीके से फॉलो अप हो, और समय सीमा में उन शिकायतें जो है, यदि जरूरी नहीं कि हर शिकायत पे जो है पक्ष में ही, आवेदक के पक्ष में ही कार्रवाई हो, कई बार आवेदक भी जो है बढ़ा चढ़ा करके शिकायतें करते हैं, पर जो भी उसमें निराकरण हो वो टाइमली जो है एक, जैसे हम लोग बना देते हैं इसमें कि एक सप्ताह के अंदर में आ जाए। यदि मान लीजिए ज़्यादा समय लगने वाला है तो उसका अंतरिम प्रतिवेदन आप भेज दीजिए। तो ये हम लोगों ने एक कोशिश की थी, और इसका एक परिणाम भी रहा कि कई एक जो शिकायतें हैं उनका निराकरण हुआ और कई लोगों को इसका लाभ मिला। क्योंकि आप कप्तान हैं और आगे भी आपको कई जिले संभालना है, पुलिस बहुत स्ट्रेस में रहती है, उसके जवान बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, काम का लोड है या जिस तरह की स्थितियाँ हैं उसमें, तो
क्या कुछ ऐसा सिस्टम, बात बहुत होती है, बड़े बड़े अधिकारी इस प्रोग्राम में हमारे आते रहे डीजीपी रैंक के, और उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, छुट्टी मिलना चाहिए जवानों को, और ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि स्ट्रेस फ्री वो काम कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आपके दिमाग में कोई आइडिया है स्ट्रेस फ्री बनाने का पुलिस को? आप ये बताइए कि आप मूवी देखने के लिए जाते हैं, 3 घंटा मूवी देखते हैं, तो आपको लगता है कि आप बहुत काम करके आए? क्यों नहीं कर? अब भाई आप 3 घंटा आप बैठे रहे हैं, आपने देखा है, अपना पूरा दिमाग उसमें इन्वॉल्व किया है, पर आपको लगता है कि आपने बहुत काम किया है। क्यों? क्योंकि आप उसको एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, यही चीज़ होती है पुलिस के साथ में कि पुलिस स्ट्रेस की बात तब आती है जब वो करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते। मतलब ये कि आपका जो इनर मोटिवेशन है, जो आपका इनर है उसका टारगेट अलग है, और जो आउटर है उसका टारगेट अलग है। यदि आप दोनों को मिला लेते हैं तो फिर जो है आपका जो आप काम कर रहे होते हैं वो आपको स्ट्रेस नहीं देता, बल्कि वो काम आपको सेटिस्फेक्शन देता है, आपको उसको काम करने में मज़ा आता है। तो यदि आप, हमारी कोशिश यही है कि जो स्टाफ है डाउन द लाइन, स्टाफ से जो है कंटिन्यूसली संवाद होता रहे, और उनकी जो चीज़ें हैं, जो काम है, जो टास्क है, उसको टास्क में उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें किया जाए कि ये काम जो है आपका है, और आप ये जो काम करने वाले हैं उससे इतने लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो निश्चित तौर पे वो उनको एक सेंस ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अपनापन की भावना है वो लोग फील करते हैं, और एक अच्छा होता है उस पर। तो इस पर जो स्ट्रेस है इसको कम करने के लिए निश्चित तौर पे जो अदर चीज़ें हैं वो तो हैं ही, लेकिन साथ में हम लोगों ने एक उनकी ग्रीवेंसेस की सुनवाई, और साथ में खुद जो है थाने पे उपस्थित होकर के उनसे बात करना, समय समय पर गणना में उनकी सुनवाई करना, ये हम लोगों ने शुरू किया है। तो इसका एक पॉजिटिव असर भी देखने को मिल रहा है। आप भी फील्ड में रहते हैं आपके वो, तो आपको निश्चित तौर पे ये चीज़ें समझ में आती होंगी कि कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन का भाव दिखता होगा। जब आप जावरा में कमांडेंट थे तो आपने जावरा के नौजवानों के लिए एक काम शुरू किया था कि उनको, जो नौजवान, जो लड़के विद्यार्थी पुलिस में भर्ती होना चाहते थे, आप उनको ट्रेनिंग दिलवाते थे, उनको परीक्षा की तैयारी करवाते थे। इंदौर में वो क्यों नहीं कर पाया आप? देखिए, एक दोनों जगह की सिचुएशन, कंडीशंस अलग अलग रहती हैं, है ना। अब जैसे आप जब कमांडेंट टाइम पे रहते हैं तो आपके पास में समय होता है, आप कई सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर सकते हैं, और रिसोर्सेस होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे और ज़रूरत होती है उस तरह की, तो वहाँ की ज़रूरत अलग थी तो हमने वहाँ पे किया। यहाँ पे ज़रूरतें अलग तरीके की हैं, तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो हमारी अलग है। बाकी निश्चित तौर पे ये आपने कहा कि बहुत अच्छा काम है जहाँ पे मौका मिले यूथ को मोटिवेट करने का, तो निश्चित तौर पे चूंकि अभी ये कोविड आ गया, और फिर जो है आप देख रहे हैं कि लगातार एक क्राइम का जो इंक्रीजिंग ट्रेंड आपको देख रहा है, तो उसमें व्यस्तता है। लेकिन निश्चित तौर पे जैसे ही चीज़ें स्टेबलाइज होंगी तो हम लोग करेंगे। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, चैन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्राइम एकदम बढ़ गया है, कोरोना ने अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा है, लोगों के काम धंधे खत्म हो गए हैं, जाहिर है समाज में परेशानियां हैं, विसंगतियां हैं, विद्रूपता हैं। क्या इन सब की वजह से भी ये क्राइम जो बढ़ा है वो सामने आ रहा है? देखिए, एक चीज़ है कि निश्चित तौर पे जो कोरोना की दूसरी लहर आई, लोगों को परेशान करने वाली थी, तोड़ने वाली थी, और इस बीच में लॉकडाउन हुआ, कई तरह के रिस्ट्रिक्शन रही, तो उसने कहीं ना कहीं एक जो गुस्सा है, वो एक जो फ्रस्ट्रेशन है वो लोगों के मन में पैदा किया, और वो कहीं ना कहीं आप देखिए अपराध के रूप में भी देखने को मिलता है कि छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ, मामूली बात विवाद हुआ, और उस पर चाकू घोंप दिया। अब जैसे अभी खजराना की घटना का हम उदाहरण लें, तो उन्होंने सिर्फ उसने जो है उसके टीन पे पत्थर मारा, इस बात पे इतना गुस्सा हुए कि लाकर के उसके चाकू मार दिया, उस पर ब्रूटली हत्या हो गई। इसी तरीके से 2 लड़के आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, उसने गर्लफ्रेंड से बात करी, गर्लफ्रेंड से उसने बात कर ली, इस बात पे उसको गुस्सा आ गया और उसने चाकू मार दिया। अब हम इसमें ये ऐसी चीजें हैं कि जिसपे पुलिस बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, लेकिन हाँ इतना है कि यदि अपराध हो जाए तो वो अपराध का अपराधी पकड़ा जाए टाइम लिमिट में, और उसका प्रोसिक्यूशन, उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो, और जिसने अपराध किया है उसको सजा मिले, और कन्विक्शन होना चाहिए। कन्विक्शन होना चाहिए। ये भी एक देखा गया कि कन्विक्शन नहीं हो पाता, बिल्कुल अपराधी बच जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट काम है। तो आप देख लीजिए कि जितने भी हत्याएं हुई है सबका जो है 24 से 48 घंटे के अंदर में सभी का खुलासा हुआ है। आपने देखा इस चीज को, तो पुलिस की जो यदि आप प्रॉम्प्टनेस देखें तो यहां देखी जानी चाहिए कि हम लोगों ने, घटना हुई, अपराध हुआ, उसको रोकने में हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। अब 2 लोग आपस में झगड़े और जब स्पॉन्टेनियसली ला करके चाकू घोंप दिया, उसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन जिसने मारा वो पकड़ा जाए, उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो, कोर्ट में उसको सजा हो, ये हमारे हाथ में। एक
बहुत सवाल ये अक्सर मेरे जहन में उठता है और मैं पूछना भी चाहता हूँ कि पुलिस का खौफ अपराधियों पर होना चाहिए, असामाजिक तत्वों पर होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से आम जनता पर होता है, अपराधियों पर नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। आप चूंकि यहाँ पे बाहर से देखते हैं तो समझ में आता है, लगता है कि पुलिस जो है आम जनता पे खौफ है, लेकिन आप देखें तो भरोसा भी पुलिस का सबसे ज्यादा जो है मतलब जनता का भरोसा भी सबसे ज्यादा पुलिस पे ही होता है। आप देखिए, यदि भरोसा नहीं होता, आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप कहाँ जाते हैं? पुलिस के पास। आपको कहीं भी समस्या होती है कि एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कुछ आप समस्या में होते हैं, किस डिपार्टमेंट को फोन करते हैं आप? पुलिस को। यदि भरोसा नहीं होता तो आप क्यों कॉल करते? ये जो डायल 100 की कंप्लेन है, आप देख लीजिए, ये बताती है पुलिस पे भरोसे का। तो ये कहना उचित नहीं है कि जनता का जो है मतलब पुलिस से भय है या कि भरोसा नहीं है। भरोसा है तभी यहाँ पे है, और यही हम लोगों का, जनता का भरोसा ही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि दिन रात जो मेहनत करते रहते हैं। आप बताइए कौन डिपार्टमेंट है इतना जो कि 24 मतलब 17 घंटे 18 घंटे तक भी काम करते हैं हम लोग, तो कौन करता है इतना? चाहे लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में हो, अभी आपने कोरोना पीरियड में देखा कि सारे पुलिस वाले सड़क पे खड़े रहे, और जब आपको मतलब इतना है कि आप छाता लेकर के भी नहीं खड़े हो सकते हैं, वहां पे 8-8 घंटे की ड्यूटी जो है पुलिस वाले कर रहे थे। आशुतोष बागरी पॉलिटिकल दबाव में आते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर में आते हैं? देखिए, बात दबाव की नहीं है, बात एक चीज है, जो मेरा लीगल काम है, जो मेरा सही काम है, वो मेरी ड्यूटी है करना, कोई कहे या ना कहे। तो यदि उसमें कोई व्यक्ति मुझे लीगल काम करने के लिए कहता है, लीगल है तो बिल्कुल ऑफ कोर्स होना चाहिए, इट्स माय ड्यूटी। लेकिन यदि कोई काम अलीगल है और गलत है, तो दो चीजें हो सकती है उसमें, कि आपको बताने का तरीका हो सकता है कि सर ये किस तरीके से नहीं हो सकता है और क्यों गलत है। और देखिए, जो भी पॉलिटिक्स में भी जो लोग होते हैं, वो भी निश्चित तौर पे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और जनता की असल में देखा जाए तो हमारा भी उद्देश्य वही होता है, और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका भी उद्देश्य वही होता है। दोनों का उद्देश्य है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर हों। और यदि इस उद्देश्य को आप देखें तो कहीं कंट्राडिक्शन की या इस तरह की बात नहीं आती है। और मुझे तो आज तक, मैं बताऊं अभी काम करते हुए, कि मुझे कभी किसी का फोन नहीं आया कि आप जो है गलत काम करें या इसको छोड़ दीजिए। हाँ, बिल्कुल नहीं, आज तक, अभी तक मैं बता रहा हूं। छवि कारण वो हिम्मत नहीं कर पाते। हिम्मत ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मुझे जो है किसी का फोन नहीं आया कि गलत काम करने के लिए या किसी अपराधी को छोड़ने के लिए। बल्कि हाँ, इस बात की शाबाशी जरूर है कि सर आपने ये जो बहुत दिनों से फरार था, बहुत मुश्किल था इसको पकड़ना, और आपने पकड़ा, आपकी बधाई है इसके लिए। आपके बारे में एक रोचक किस्सा ये है कि मध्य प्रदेश की पीएससी में आप सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए। क्या इसको ये माना जाए कि कुदरत, प्रकृति, भगवान कुछ बड़ा काम कराना चाहता है तो छोटा काम को रोक देता है? देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके साथ में घटना होती है। एक चीज़ है, मैं कह देंगे, जो होता है भले के लिए होता है। अब मान के चलिए कि डेस्टिनी तय है। हाँ, बिल्कुल तय है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक बार हम लोग असफल हो गए तो फिर ये मान के बैठ जाते हैं कि बस अब हमारी लाइफ खत्म हो गई, अब आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं है। मेरे साथ में यदि मुझे चोट लगती है तो जो जितने की जो इगरनेस है ना, वो और बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो एक अपना हाँ, तो अपना टेम्परामेंट है कि कुछ जो है चोट खाने के बाद पीछे हटते, कुछ चोट खाने के बाद और आक्रामक होकर आगे बढ़ते। कहते हैं ना, घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। तो मेरे साथ है ऐसा कि यदि चोट लगी तो फिर वो पीछे लौटने के बजाय आगे फॉरवर्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। बहुत धन्यवाद आशुतोष बागरी, आपका स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। आप देख रहे थे इंदौर पूर्व के पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी को, कि वो कितने संजीदगी के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को बताते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, और उनकी जो ख्याति है, जो छवि है, कि वो अपराध के तह तक जाते हैं और चाहे जो भी हो, वो बगैर किसी के दबाव में आए अपराध को और अपराधियों को नेस्तानाबूद करने की अपने काम पर लगे रहते हैं। ऐसे ही युवा अधिकारी, ऐसे ही संभावनाशील अधिकारी और ऐसे ही संवेदनशील अधिकारी मध्य प्रदेश पुलिस की ताकत है, मध्य प्रदेश पुलिस की शान है। इसलिए हमने कहा है कि आशुतोष बागरी जो हैं वो सुपर कॉप हैं, और हम चाहेंगे कि जनता भी उनको इस रूप में माने, सम्मान दे। और जब जनता का सहयोग मिलता है तो पुलिस की शक्ति और पुलिस की सामर्थ्य और बढ़ जाती है, और उसकी क्षमताएं दुगनी होकर वो समाज के हित में काम करती है। समाज कंटकों को हटाना है तो जनता को भी साथ देना होगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।